नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। भारत के मुख्य न्यायाधीश संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। जब कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रह जाती, तब अंतिम विकल्प यही रह जाता है कि मामला किसी भी तरह से सीजीआई के संज्ञान में लाया जाए। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सीजीआई जो फैसले देते हैं, जो टिप्पणियां करते हैं, वो उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की विरासत का भी हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी सीजीआई का कार्यकाल खत्म होता है, तब उनके लिए फैसलों की चर्चा स्वाभाविक है। सीजीआई एन वी रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसीलिए सारी नजरें आज सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट नंबर 1 की तरफ ही थी। फिर आज तीन हाई प्रोफाइल मामलों की तारीख थी, रादर 4 कहना चाहिए। पेगासस मामला, बिल्किस बानो मामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला और अन्य कई बड़े मामले थे। सो आज दिन की बड़ी खबर में इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के नाम ही रहेगी हमारी पूरी बड़ी खबर। शुरुआत आज भी दिन के वीडियो से ही होगी, पहले आप उसे देख लीजिए। इन्हें आप पहचान तो गए ही होंगे, फिर भी बता देते हैं, ये हैं टी राजा। वही टी राजा जिन्हें पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी से निलंबित कर दिया गया था। आज इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा के विधायक हैं वैसे। गिरफ्तारी से पहले इन्होंने ये वीडियो जारी कर अपनी गिरफ्तारी का अनुमान लगा लिया था, लेकिन इतना कुछ बवाल होने के बाद भी टी राजा के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। आज भी ये अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखे। हालांकि इस बार टी राजा की गिरफ्तारी एक पुराने मामले में हुई है। तेलंगाना पुलिस ने टी राजा को 41A सीआरपीसी के तहत 2 अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद टी राजा को चेरियापल्ली सेंट्रल जेल भेजा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसी साल रामनवमी के एक कार्यक्रम में टी राजा ने कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद फरवरी और अप्रैल 2022 में हैदराबाद के शाजी नायतगंज और मंगलघाट पुलिस थानों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में टी राजा की गिरफ्तारी 23 अगस्त को हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें नामपल्ली कोर्ट में पेश भी किया था। कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, लेकिन बाद में ऑर्डर वापस लेते हुए राजा को चेतावनी दी थी और साथ में बेल भी। हालांकि इस बार राजा को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। रिकॉर्ड बताते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज 101 आपराधिक मामलों में से 18 सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़े हैं। अब समझ लेते हैं कि ये पीडी एक्ट क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी पीडी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत पुलिस आदतन और कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई करती है। इसे लागू करने पर आरोपी को 1 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। आमतौर पर यह कानून उन अपराधियों पर लागू किया जाता है जिन्हें समाज के लिए खतरा माना जाता है। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही जुड़ी है। 24 अगस्त के बुलेटिन में हमने आपको विस्तार से बताया था कि झारखंड में हुए कथित खनन घोटाले को लेकर सोरेन किस तरह से मुसीबत में। रादर 2 घोटाले हैं। एक मामला उनकी अपनी विधानसभा में पत्थर के उत्खनन से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला वो है जिसमें सोरेन ने अपने ही नाम रांची में एक पत्थर खदान की अनुमति दे दी थी। हंगामा होने पर अनुमति वापस भी ले ली गई थी, लेकिन सोरेन इसी दूसरे मामले को लेकर ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि इस मामले में भाजपा ने झारखंड के राज्यपाल से शिकायत कर दी थी और मांग की थी कि सोरेन पर लाभ के पद के नियम के तहत कार्रवाई हो। व्यवस्था यह है कि संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल किसी विधायक की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने भाजपा की शिकायत को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के पास अनुशंसाओं के लिए भेज दिया था। इस बाबत चुनाव आयोग में दोनों पक्षों को सुना जा चुका है और आज आयोग ने अपनी अनुशंसा राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। सुबह सुबह खबरें चल गई थी कि आयोग की अनुशंसा पर सोरेन की विधायकी रद्द कर दी गई है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में है और अभी राज्यपाल ने अपनी ओर से किसी कार्रवाई की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट करके सवाल किया कि आयोग के सीलबंद लिफाफे की जानकारी भाजपा नेताओं और मीडिया को कैसे मिल गई। आगे सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग का नाम बदलकर भाजपा आयोग कर देना चाहिए। एक तरफ सीएम नाराजगी जाहिर करते बताए गए, दूसरी तरफ झारखंड सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा डैमेज कंट्रोल की तैयारी भी कर रहे हैं। बताया गया है कि आज सीएम स्वयं अपने निकट सलाहकारों और राज्य के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन से मिले, उनसे चर्चा की।
इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर राज्यपाल का फैसला सोरेन के खिलाफ गया तो वो इसके खिलाफ कोर्ट चले जाएंगे। फिर ये बात भी है कि झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी सीएम की पार्टी झामुमो से ही हैं। अगर सीएम की सदस्यता वाकई रद्द हो जाती है तब भी झारखंड सरकार पर तुरंत कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में महागठबंधन के दो बड़े दलों यानी कि झामुमो और कांग्रेस के पास क्रमशः 30 और 17 सदस्य मिला के 47 हो गई है। फिर राजद, एनसीपी और भाकपा माले लिबरेशन के कुल 3 विधायकों का समर्थन भी है 50। भाजपा 26 विधायकों के साथ सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उसे सरकार बनानी हुई तो उसे कम से कम 15 विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए झामुमो के सामने सोरेन की विधायकी या सरकार बचाने से बड़ी समस्या साख बचाने की है, क्योंकि एक बार वो पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई हार जाते हैं तब महागठबंधन की गेंद का जो गोंद है जिसने तमाम पार्टियों को साथ में इकट्ठा किया हुआ है वो कच्चा होने लगेगा और फिर सरकार की स्थिरता सवालों के घेरे में आ जाएगी। वैसे सोरेन की बात चली है तो ये भी साफ कर दें कि कल जब हमने आपको वो खबर दिखाई थी जिसमें सोरेन के निकट संबंधियों के यहाँ छापे पड़े थे, उसके नतीजे में जो जांच में सामने आया उसके बाद फिर से छापे पड़े और एक छापे में 2 ऑटोमेटिक हथियार निकलने की बात सामने आई थी। देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय जो है झारखंड का, उसने ये बात स्पष्ट की थी कि अगर मुख्यमंत्री को इस व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश की जाती है तो वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये बात उनकी तरफ से आई, हमने आपके साथ बांट दी। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले पर चल रही राजनीति में रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं और आज के चैप्टर की शुरुआत हुई सीएम केजरीवाल के घर से। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से बीजेपी पर उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही थी। इन आरोपों के बीच आज केजरीवाल ने अपने घर पर विधायक दल की बैठक बुलाई। इससे पहले कल केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी की मीटिंग हुई थी, जिसमें आज विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया था। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिनमें 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, बाकी 8 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास हैं। दिल्ली में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के पास है। आज इनकी मीटिंग शुरू होने से पहले खबरें आई कि आपके कुछ विधायक नॉट रीचेबल हो गए हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ देर बाद 54 विधायक बैठक में पहुंच गए। जो 7 विधायक दिल्ली से बाहर थे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ज्वाइन की। 54 + 7 हुए 61। सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में है, इस वजह से वह विधायक दल की बैठक में पहुंच नहीं पाए। पार्टी की स्ट्रेंथ जांचने के बाद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक राजघाट महात्मा गांधी से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की विफलता की प्रार्थना की गई। राजघाट से निकलते वक्त केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ना चाह रही है और सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया है। केजरीवाल ने आगे कहा, बीजेपी ने 800 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की सरकार गिराने का मंसूबा पाल लिया है। हालांकि कल उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के 4 विधायकों से संपर्क किया है। फिलहाल बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए केजरीवाल को अपने पिछले जन्मों के पुण्य क्यों याद आ गए, सुनिए। मैं समझता हूँ मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे, ये लोग मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। केजरीवाल का अपने विधायकों के साथ राजघाट जाना एक पॉलिटिकल एक्शन था, जिसका रिएक्शन भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने वाले केजरीवाल ने शराब के सबसे बड़े विरोधी और सत्य के प्रतीक बापू की समाधि पर जाकर सत्य को ढकने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब होंगे नहीं। दूसरी ओर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर महात्मा गांधी की समाधि को
अपवित्र करने का आरोप लगा दिया और बात शुद्धिकरण तक पहुंचा दी। आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर भाजपा का कहना है कि शराब घोटाले पर केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की 19 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस राजनीतिक उठापटक के बीच कल से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें शराब घोटाले और विधायकों को पार्टी से तोड़ने के मुद्दे की गूंज सुनाई देना तय है। तीसरी सुर्खी पर चलते हैं। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 23 अगस्त को गोवा में उनकी मौत की खबर सामने आई थी। तब कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और निशान किसी नुकीली चीज के बताए जा रहे हैं। हालांकि आईजीपी विश्नोई का कहना है कि सोनाली फोगाट के शरीर की जांच करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों को शरीर पर कोई धारदार चोट मिली नहीं थी। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट के भाई रिंकू पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट का दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि सत्य सामने आ जाए। रिंकू ढाका का कहना है कि उनकी बहन सोनाली बीजेपी के प्रति समर्पित थी, लेकिन भाजपा का एक भी नेता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। बढ़ते विवाद को देखते हुए हरियाणा सरकार में मंत्री, गृह मंत्री भी हैं ये, अनिल विज ने इस पूरे मामले में हाई लेवल की जांच की मांग कर दी है। अनिल विज का कहना है कि जब परिवार इतने गंभीर आरोप लगा रहा है तो ऐसे हालत में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। फिलहाल इस मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को आरोपी बनाया गया है। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को जब गोवा पहुंची थी तो सांगवान और वासी उनके साथ थे। अगली सुर्खी भाजपा के संगठन में हुए बड़े बदलाव से जुड़ी हुई है। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने बुधवार को ही दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद से उनके नाम की चर्चा तेज हो गई थी। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सूबे में क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही संतुलन बनाने के लिए ये बड़ा दांव खेला है। अब भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिमी यूपी के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहती है ताकि क्षेत्रीय समीकरण बना रहे। आप जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से, तो संगठन की कमान पश्चिमी यूपी को देकर एक तरह की बराबरी लाने की कोशिश की गई है यूपी के दोनों बड़े हिस्सों में। ये थी आज के दिन की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर में आज एक नहीं कई सारी बड़ी खबरें हैं और सब के सब सुप्रीम कोर्ट से हैं। आज दिन सुप्रीम कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह ही था, मगर गतिविधियां और सुनवाई आम दिनों से काफ़ी तेज़ और रोचक थी। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 25 अगस्त को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का सेकेंड लास्ट डे था। वो 26 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे, मगर जाते जाते सीजेआई रमन्ना ने कुछ बड़ी लकीरें खींचने की कोशिश की। एक तरह से भारत के न्यायिक इतिहास में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। जिन मामलों की उम्मीद नहीं भी की जा रही थी उनको अलग अलग बेंच के साथ बैठ करके चीफ जस्टिस रमन्ना ने सुना, उस पर टिप्पणियां की, नोटिस इशू किए। तो बारी बारी से हम सारी अहम सुनवाई को संक्षेप में बताएंगे। पहले आप क्रम समझ लीजिए। सबसे पहले कोर्ट खुलते ही चीफ जस्टिस ने ठंडे बस्ते में पड़े पेगासस मामले को सुना। दूसरे नंबर पर पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच के मामले को सुना जो पंजाब में हुआ था। तीसरे नंबर पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने पीएमएलए एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आई रिव्यू पिटीशन को सुना। चौथे नंबर पर बिल्किस बानो के मामले पर सुनवाई हुई। तो कुल 4 बड़े मैटर्स जाते आते चीफ जस्टिस ने सुने। इसके अलावा 28 रेगुलर मैटर्स को भी सुना, जिसमें झारखंड के विधायकों के पास से मिले नोटों का मामला भी था। हम अपना ध्यान 4 बड़े और हाई प्रोफाइल मामलों पर ही केंद्रित रखते हैं। सबसे पहले बात पेगासस मामले की। पेगासस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली थे। सुनवाई से पहले आपको पेगासस मामले का हल्का सा रिकैप दे देते हैं। 2019 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक मुकदमा चल रहा था। इसमें सुनवाई के वक्त व्हाट्सएप ने खुलासा किया था कि भारत में भी पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ पेगासस नाम का एक साइबर हथियार इस्तेमाल हुआ था। तब व्हाट्सएप, जो कि फेसबुक की एक कंपनी है, उसने सू किया था इजराइल की कंपनी एनएसओ को। पेगासस एक मालवेयर है, सादी भाषा में आप इसे एक वायरस कह सकते हैं। इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया ये मालवेयर जासूसी के काम आता है। इसके जरिए व्हाट्सएप जैसी सुरक्षित माने जाने वाली एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं को भी हैक किया जा सकता है।
फोन के जरिए आपकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ज्यादातर मालवेयर तभी काम करते हैं जब शिकार किसी लिंक या तस्वीर पर क्लिक कर दे, लेकिन पेगासस शिकार के बिना कुछ किए ही उसके फोन में घुस सकता है और अपना काम निपटा सकता है। 2019 में कुछ हो हल्ला हुआ, लेकिन बात आई गई हो गई। असली बवाल खड़ा हुआ जुलाई 2021 में, जब पेगासस प्रोजेक्ट सामने आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर एक सीरीज चलाई जिसमें पेगासस द्वारा पत्रकारों, नेताओं और मानवाधिकारकर्ताओं की कथित जासूसी का भांडाफोड़ हुआ। भारत से पेगासस प्रोजेक्ट में समाचार वेबसाइट द वायर शामिल थी। इसकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत में कम से कम 300 फोन नंबर्स को पेगासस द्वारा जासूसी के लिए चुना गया था। इनमें मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस अध्यक्ष रहे और फिलहाल वायनाड सांसद राहुल गांधी और उनके कई करीबी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और देश भर के कम से कम 40 नामचीन पत्रकारों के नंबर थे। अब ये समझने वाली बात है कि जासूसी के लिए चुने जाने से जासूसी की पुष्टि नहीं हो जाती, लेकिन पेगासस प्रोजेक्ट का दावा था कि कुछ मोबाइल नंबर्स को वाकई हैक कर लिया गया था और फॉरेंसिक जांच में जासूसी के सबूत भी मिले हैं। मॉनसून सत्र तब चालू होने वाला था, उससे ठीक पहले हुए इस खुलासे ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। सरकार कहती तो रही कि उसने नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, लेकिन उसने कभी सीधे सीधे इस बात का जवाब नहीं दिया कि भारतीय एजेंसियों द्वारा पेगासस का इस्तेमाल कभी हुआ भी था या नहीं। तमाम हाई प्रोफाइल मामलों की तरह इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिकाएं लगी। इन पर सुनवाई करते हुए 27 अक्टूबर को सीजेआई एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी। अब इसके सदस्य कौन कौन थे वो सुन लीजिए। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, अमृत विश्व विद्यापीठम के डॉक्टर प्रभहरण, आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर अश्विन अनिल गुमास्ते, ये 3 थे। अब इस कमेटी की निगरानी के लिए 3 सदस्य और नियुक्त किए गए थे, जिनके ओवरसीयर थे सेवानिवृत्त जस्टिस आरवी रविंद्रन। ये अध्यक्ष हुए एक तरह से ओवरसीइंग कमेटी के, और इनके 2 असिस्टेंट्स और थे, पूर्व आईपीएस आलोक जोशी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर सुदीप ओबेरॉय। इस कमेटी को पेगासस मामले में जासूसी के आरोपों पर जांच का काम दिया गया था टेक्निकल कमेटी को। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंप दिया था और आज के दिन इस रिपोर्ट को न्यायालय ने रिकॉर्ड पर लिया, माने इसे सुनवाई का हिस्सा बनाया। सीजीआई ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये कहा कि कमेटी ने कहा है कि भारत सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। आपका जो स्टैंड यहाँ था वही कमेटी के सामने भी रहा। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि मुझे इसकी जानकारी है नहीं। न्यायालय ने नोट किया कि कमेटी के मुताबिक जांच के लिए दिए गए 29 डिवाइसेस में से 5 में मालवेयर होने के सबूत मिले, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह मालवेयर पेगासस ही था या नहीं। जिन लोगों ने अपने डिवाइस जांच के लिए दिए थे उन्होंने रिपोर्ट को जारी न करने का आग्रह किया था, इसलिए पूरी रिपोर्ट को पब्लिक न करने का निर्णय लिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। न्यायालय ने कहा कि वो रिपोर्ट के संपादित अंश को जारी करने पर विचार करेगा। रिडैक्टेड पार्ट। कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक रिपोर्ट के 3 हिस्से हैं। इनमें मालवेयर की जानकारी, रिसर्च मटेरियल और जांच के लिए दिए गए मोबाइल फोन्स की जानकारी दर्ज है। कमेटी के मुखिया जस्टिस रविंद्रन ने एक ओवरसीइंग कमेटी के मुखिया थे ये। इन्होंने भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें नागरिकों की निजता की सुरक्षा, इसके लिए आवश्यक विधायी कदम, शिकायत निवारण के लिए व्यवस्था और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी सुनवाई पर, जो कि जुड़ी थी पीएम सिक्योरिटी ब्रीच से। मामला पंजाब से है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी। इस साल 5 जनवरी के रोज प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जाने वाले थे। दिल्ली से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी रैली के लिए भटिंडा के गिसियाना एयरबेस पर पहुंचे। यहां से राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनवाला तक मोदी को हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन बारिश और खराब मौसम के चलते निर्णय लिया गया कि सड़क रास्ते से अब जाया जाएगा, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनवाला से करीब 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो मालूम चला कि आगे आंदोलनकारी किसानों ने रास्ता रोक रखा है। करीब 15 से 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिना रैली किए वापस भटिंडा चले गए और रैली को रद्द भी किया गया। इसने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक की बात को सामने लाया। इसे चूक की तरह ही देखा गया। इस मामले को लेकर लॉयर्स वॉइस नाम की एक संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची और निष्पक्ष जांच की उसने मांग की अपनी याचिका में।
इस मामले की जांच के लिए 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को दी गई थी। कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार ने भी अधिकारियों को रखा था। अब इस कमेटी ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए फिरोजपुर के तत्कालीन एसपी हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार बताया है। सुनवाई के दौरान कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते हुए सीजेआई रमना ने बताया कि फिरोजपुर के एसएसपी को 2 घंटे पहले बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री उस तरफ से जाने वाले हैं। उसके बाद भी वो सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से यह भी बताया कि राज्य के एडिशनल डीजीपी जी नागेश्वर राव ने सुबह 10:20 पर पीएम का रूट बदलने की सूचना दे दी थी। राव ने हरमनदीप सिंह को निर्देश भी पास किए थे। एसपी हरमनदीप सिंह के पास लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय था। काफी सुरक्षा कर्मी भी थे, लेकिन उन्होंने पीएम की यात्रा में उचित सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया। कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से, हमने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, वैसे तमाम प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ब्लू बुक कहते हैं जिस पर सारे निर्देश लिखे हैं, उसकी समय समय पर समीक्षा की सिफारिश भी की है। इसके साथ ही देश भर के पुलिस अधिकारियों को वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर बेहतर ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाली है। 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में चूक हुई थी, उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। चरणजीत सिंह चन्नी उस सरकार के मुख्यमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। हालांकि चन्नी ने इसे सुरक्षा चूक मानने से उस समय इनकार किया था। चन्नी का कहना था कि पीएम को कोई खरोच नहीं आई तो फिर उनकी जान को खतरे की बात कैसे हो सकती है। 5 जनवरी की घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कल पहली बार पंजाब के दौरे पर आए थे। कल फिरोजपुर वाली घटना पर सीएम भगवंत मान ने दुख जताया और कहा कि यह दुख की बात है कि सुरक्षा चूक की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को पिछली बार वापस लौटना पड़ा था। उनकी सुरक्षा के लिए पूरे बंदोबस्त करना सरकार का फर्ज है। अब अगले बड़े मामले की सुनवाई पर चलते हैं। बिल्किस बानो मामला तीसरी बड़ी सुनवाई थी जिस पर सबकी निगाहें थी। बेंच चेंज होती है, कोर्ट नंबर वही रहता है 1। अब चीफ जस्टिस रमना के साथ सुनवाई के लिए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ आते हैं। याचिका सीपीआईएम की नेता सुभाषिनी अली, फिल्म निर्माता रेवती लॉल और पूर्व प्रोफेसर और कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा की तरफ से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। पहुंचते ही कपिल सिब्बल ने याचिका के पन्ने पलटे। दलील की शुरुआत बिल्किस बानो से जुड़ी घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने की। उन्होंने कहा, दंगों में बड़ी संख्या में गांव के लोगों की जान गई, मुसलमानों का पलायन हुआ। अभियोजक और उसके परिवार के सदस्य गांव-गांव भाग रहे थे। 28 फरवरी की रात उसकी चचेरी बहन ने एक बच्ची को जन्म दिया। 30 मार्च 2002 को वो एक गांव जा रहे थे। एक समूह मुसलमानों को मारो ये नारा लगाते हुए चिल्लाते हुए आया। उनके हाथों में लाठियां और धारदार हथियार थे। ये सब जब वो बता रहे थे तब चीफ जस्टिस रमना ने टिप्पणी की कि ये सारे तथ्य याचिका में आपकी लिखे हुए हैं। कपिल सिब्बल ने तब कहा कि 14 लोगों की हत्या हुई, गर्भवती महिला का गैंगरेप हुआ, उसके 3 महीने की जो संतान थी, बच्ची थी छोटी, उसे जमीन पर पटककर मार डाला गया। इस पर जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या वो सजा माफी के लायक हैं या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वी आर ओनली कंसर्न्ड इफ रेमिशन वाज इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। मतलब ये हमारी इकलौती चिंता है कि उन्हें जो छूट दी गई है वो कानून के मुताबिक थी या नहीं। मतलब ये नहीं कि मतलब ये तय करना है कि कानून के मानकों पर गुजरात सरकार के फैसले को अब तौला जाएगा। जस्टिस रस्तोगी ने यह भी पूछा कि केवल इसलिए ये कहना कि अपराध भयानक था इसलिए छूट गलत हो जाती है, क्या ऐसा सही है? इस सवाल पर वकील सिब्बल कुछ बोलते इससे पहले चीफ जस्टिस रमना ने एक बात साफ की। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले में पार्टी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कोर्ट ने रिहाई की अनुमति दी, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने सरकार से सिर्फ विचार करने को कहा था। जस्टिस रमना ने यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने मई में बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार से अपने विवेक का इस्तेमाल करने को कहा था, निर्देश दिए थे। इसके बाद सीजेआई रमना ने गुजरात सरकार के वकील से जवाब दाखिल करने को कहा। इस पर गुजरात सरकार के वकील ने कहा कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है, माने सुने जाने लायक नहीं है। याचिका लगाने वाले स्ट्रेंजर्स हैं, यानी कि अजनबी। एक तरफ से कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो इस केस में कोई पक्ष नहीं है, तो याचिका को ना सुना जाए। इस पर जस्टिस रस्तोगी ने भी पूछा कि आजीवन कारावास के दोषियों को अक्सर छूट दी जाती है, इसमें अपवाद क्या है?
कोर्ट ने पूछा, हमें यह देखना होगा कि क्या इस मामले में छूट देते समय दिमाग का, विवेक का इस्तेमाल किया गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि छूट नहीं दी जा सकती? इस पर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम केवल ये देखना चाहते हैं कि छूट देते वक्त दिमाग का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। दलीलों के बीच चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नोटिस जारी किया जाएगा। गुजरात सरकार के वकील ने तुरंत कहा कि इसमें दोषियों को पार्टी नहीं बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल की तरफ देखते हुए पूछा कि आपने दोषियों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया है। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि हमने राज्य के फैसले को चुनौती दी है। सीजेआई ने कहा कि लेकिन आप जो याचिका कर रहे हैं उससे दोषी तो प्रभावित हो ही रहे हैं। तब सिब्बल ने जवाब दिया कि वो दोषियों को पक्षकार बनाने पर राजी हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने मामले पर आज की सुनवाई में अंतिम टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में 11 दोषियों को पार्टी बनाया जाएगा। साथ ही केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि किस आधार पर रिहाई की गई। 2 हफ्ते के अंदर सरकारों को जवाब पेश करना होगा। मामले की लिस्टिंग 2 हफ्ते बाद की गई है, तब उसकी सुनवाई नए चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच करेगी। बढ़ते हैं अगले बड़े मामले की सुनवाई पर, पीएमएलए एक्ट। इस मामले की सुनवाई खत्म हुई बिल्किस पाले की। सीजेआई थोड़ी ही देर में पीएमएलए मामले की सुनवाई करने बैठ गए। ये चौथा बड़ा मामला था। इस बार बेंच बदल गई। जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की जगह अब बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार आ गए। इनमें याचिकाकर्ता कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम है और ये एक रिव्यू पिटीशन है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वो पीएमएलए की संवैधानिक वैधता बनाए रखने के अपने फैसले की समीक्षा करे। शीर्ष अदालत ने 27 जुलाई को यह जजमेंट दिया था इसी साल के, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की शक्तियों और अधिकारों को कायम रखा गया था। आज सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए वही बेंच बैठती है अक्सर जिसने मामले पर ओरिजिनल जजमेंट दिया था। हालांकि पीएमएलए पर फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस एएम खानविलकर 29 जुलाई को रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब सीजेआई एनवी रमन्ना के नेतृत्व में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई शुरू हुई। स्वीकार किया उन्होंने। पीएमएलए के अलग अलग प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसमें संशोधन की मांग के साथ 242 याचिकाएं दायर की गई थी। दरअसल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की रिपोर्ट ईसीआईआर यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पर दर्ज करती है। एफआईआर की तरह का एक दस्तावेज होता है। फैसले में कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी, कहा था कि ईसीआईआर को एफआईआर के बराबर नहीं माना जा सकता वैधानिक रूप से। इसे हर केस में संबंधित व्यक्ति को देना अनिवार्य नहीं होगा और अगर ईडी गिरफ्तारी के समय उसके कारण बता भर देती है तो इसे पर्याप्त माना जाएगा। हालांकि फैसले में कोर्ट ने इस सवाल को छोड़ दिया कि क्या पीएमएलए में संशोधन फाइनेंस एक्ट के जरिए किए जा सकते हैं। अब 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई यानी कि आज। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआईआर न सौंपने वाले बिंदु पर फिर से विचार किया जा सकता है। पीएमएलए मामलों में पुनर्विचार याचिका पर एससी ने आज केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हम सिर्फ 2 पहलुओं पर दोबारा विचार करना चाहते हैं। पहला, ईसीआईआर की रिपोर्ट आरोपी को न देने का प्रावधान। दूसरा, खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर देने का प्रावधान। हालांकि केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समीक्षा के लिए रिकॉर्ड में साफ साफ गड़बड़ दिखनी चाहिए और ये एकमात्र अधिनियम नहीं है बल्कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। लेकिन कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार है। बेंच ने पीएमएलए को लेकर दिए 27 जुलाई के फैसले की कुछ बातों पर चिंता जाहिर की थी। इनके मुताबिक ईडी अधिकारियों को यह अधिकार है कि वो ट्रायल से पहले ही संबंधित व्यक्ति की संपत्ति अपने कब्जे में कर सकते हैं। बुधवार को कोर्ट ने विशेष मामलों के संबंध में इस अधिकार को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस पर अलग से व्याख्या करने की आवश्यकता है, वरना इसे लेकर और याचिकाएं आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अंतरिम सुरक्षा देने के अपने आदेश को भी 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तब तक केंद्र को अपना जवाब भी दाखिल करना होगा। तो ये कुल 4 हाई प्रोफाइल मामले थे जिसे आपने अपने सेकेंड लास्ट वर्किंग डे पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुना। ये जानकारी आप तक लाने में हमने लीगल मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट्स लाइव लॉ और बार एंड बेंच की मदद ली है और सबसे ज़्यादा मदद हमारी साथी अनिशा माथुर ने। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए लीगल रिपोर्टर हैं। महत्वपूर्ण सुनवाइयों के बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक यात्रा की, वहां भी वो गए। चूंकि वो दिल्ली हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं इसलिए उन्हें वहां भी एक फेयरवेल दिया गया।
और वहां क्या क्या हुआ अपनी स्पीच में सीजे रमन्ना ने कुछ दिलचस्प बातें जो कही थी, सुनिए अनीशा माथुर क्या बता रही है। एक बहुत फनी क्या थोड़ी नॉस्टैल्जिक टिप्पणी उन्होंने ये की कि मैं जब दिल्ली आया था मुझे लगा था कि दिल्ली के लोग थोड़े उखड़े हुए रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से सब लोगों ने वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छे से सब लोगों ने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली आकर कि बाहर से कोई आता है तो उसको लगता है कि दिल्ली जाने कैसी होगी, लेकिन मेरे लिए दिल्ली बहुत अच्छी रही है, जस्टिस रमन्ना ने आज कहा। एक उन्होंने काफी हंसी चुटकीली की टिप्पणी की क्या इस तरह से कि सीनियर वकील जो बैठे थे और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट बैठे थे कि चीफ जस्टिस की फेयरवेल की सेरेमनी थी, तो उनको थोड़ा चुटकी लेते हुए कहा कि देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात टोका था कि आप लोग इतनी जोर जोर से आपस में आर्ग्यूमेंट करने शुरू कर देते हैं, आप लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, आप लोग सब सीनियर लोग हैं, जरा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, इतनी जोर जोर से जरा आर्ग्यूमेंट ना कीजिए। तो ये चुटकी उन्होंने ली उस समय जाने थे, जब वहां पर सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल बैठे हुए थे, मनिंदर सिंह बैठे हुए थे, मुकुल रोहतगी बैठे हुए थे, और ये सभी बहुत सीनियर वकील हैं जिनके बारे में जाना जाता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात आगे रखते हैं कोर्ट के। तो इस तरह से टिप्पणी करके चुटकी भी ली चीफ जस्टिस रमन्ना ने। उसके बाद जो लंच हुआ, फेयरवेल लंच हुआ, सारे जजेस और वकीलों ने साथ बैठकर खाना खाया, उस वक्त भी काफी हंसी मजाक चलता रहा। हालांकि उसमें क्या हुआ वो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि वहां हमारी एंट्री नहीं थी, लेकिन हमें दूर से दिख रहा था कि हंसी मजाक हो रहा है, बात हो रही है, नॉस्टैल्जिया काफी हो रहा है कि हम जब आए थे तो ऐसा था और हमने ये यहाँ पर किया। काफी इस तरह की बातें हुई कि किसके साथ वो कहाँ पर किस वक्त चाय पीने गए, किसने उनको ये बताया कि कहाँ दिल्ली में कहाँ चाय पी जाए, कहाँ शॉपिंग की जाए, ये सारी इस तरह की थोड़ी जो अंदर की हंसी मजाक की बात होती है वो उस वक्त हुई। हालांकि मैं आपको कानों सुनी नहीं बता रही हूँ, किसी और से सुनी बता रही हूँ ये बात जो है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मिले फेयरवेल के बाद अब कल यानी कि 26 अगस्त को सीजे रमन्ना को सुप्रीम कोर्ट में विदाई दी जाएगी आधिकारिक रूप से। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है, सीजेआई का फेयरवेल कैसा होता है और फेयरवेल में वो अपनी स्पीच में क्या कह सकते हैं, ये भी आप अनीशा से सुन लीजिए। काफी दिलचस्प है पूरी प्रक्रिया। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास जो है सभी जजेस के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फोटो खींची जाएगी। वो फेयरवेल उस आखिरी दिन पर जितने भी जजेस रिटायर होते हैं इस तरह की फोटो खींची जाती है। सब जो सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा होगा कभी टीवी पे, जो फ्रंट जो पूरा फॉयर है, कोर्टयार्ड है, जहां पर गांधी जी की स्टैचू नीचे है और आपकी आंखों में आंखें डालकर देखती है चीफ जस्टिस के जो कोर्ट है, कोर्ट नंबर 1 के दरवाजे पर सीधे गांधी जी की स्टैचू की नजर रहती है। उन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर सभी जजेस जो हैं साथ बैठकर फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद जो होता है सेरेमोनियल बेंच बैठती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना का क्योंकि कल आखिरी दिन है, चीफ जस्टिस डेजिग्नेट यूयू ललित सैटरडे को जो ओथ लेने वाले हैं अगले 49 चीफ जस्टिस के रूप में, उनके साथ सेरेमोनियल बेंच से बैठेंगे। कुछ 10 या 11 मैटर्स जो होते हैं जिनमें कोई ज्यादा सुनवाई की जरूरत नहीं होती, वो मैटर्स उनके सामने एज अ सेरेमोनियल बेस पे सुने जाएंगे। उससे वो अपना जो भी उनको एडजर्नमेंट देनी है या जो भी ऑर्डर पारित करना है या डेट देनी है वो उसको देंगे। उसके बाद जो सेरेमोनियल फेयरवेल जो होता है वो होता है उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं विकास सिंह, और भी अगर कोई सीनियर लॉयर आके कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। कई बार ये होता है कि जजेस की जो फैमिली होती, जो रिटायरिंग जज की जो फैमिली होती है वो भी आके कोर्ट रूम में बैठती है। तो कोर्ट रूम जो होता है अच्छा खासा भरा हुआ होता है, सब लोग सिटिंग जज की आखिरी छवि देखने के लिए जाकर देखते हैं वहां पर। उनको काफी स्पीचेस होती हैं उनके लिए। उसके बाद वो उठ के चले जाते हैं। अंदर जो जजेस का लाउंज है वहां पर उनके लिए फेयरवेल टी या जो भी उन लोगों जजेस का इंटरनल जो भी फेयरवेल के लिए जो चाय या लंच का जो इंतजाम होता है वो होता है। कल शाम को लगभग 4-4:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा नया ऑडिटोरियम है वहां पर फॉर्मल फेयरवेल सेरेमनी जस्टिस रमन्ना के लिए होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से की जाती है। सभी जज इस वक्त जो जजेस बेंच पर है, सभी जजेस वहां पर आएंगे, सभी वकील वहां पर आएंगे, वहां पर लॉ ऑफिसर्स आते हैं, अगर चीफ जस्टिस की फैमिली वहां पर मौजूद रहेगी। और सब वहां पर भी इसी तरह से होता है कि पहले चीफ जस्टिस अपनी भी स्पीच देते हैं, वो भी
जो उनको कहना होता है वो वहां से कहते हैं। और कल की स्पीच सबसे ज्यादा मजेदार होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से अगर कोई थोड़ा उखड़ा हुआ मामला आता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला आता है, या अगर कोई कुछ भी कंट्रोवर्शियल मामला आया है, तो चीफ जस्टिस रमन्ना ने ये टिप्पणी की है कि देखिए, बतौर चीफ जस्टिस मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपनी आखिरी दिन की फेयरवेल स्पीच में मैं बहुत कुछ कहूंगा जो बहुत लोग मुझसे सुनना चाह रहे हैं। तो पिछले 1.25 साल से जो चीफ जस्टिस रहे हैं एन.वी. रमन्ना, कल की स्पीच में अपनी फेयरवेल में क्या कहते हैं वो देखना बहुत बहुत दिलचस्प रहेगा। ये था आज का दी ललन टॉप शो। सुप्रीम कोर्ट के जो ब्यौरे बुलेटिन में शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें आप रात्रिकालीन सभा में भी सुन सकते हैं, तो आप रात्रिकालीन सभा के लिए भी ट्यून इन रहिएगा। अपना और अपना को ध्यान रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ अब हम विदा लेते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।